नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार बेमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास के अध्याय 6 के बारे में, जिसका नाम है राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। तो आज अध्याय 6 के एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जेआरएफ, एनईटी यानी कि सिविल सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर फ्रेंड्स जो भी नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम 5 चैप्टर का अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उनको भी देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का इस अध्याय का पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने हमें 2 कथन दिए हैं, इन पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। दूसरा दिया है इसने, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो इसने नीचे पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो फ्रेंड्स देखिए, महाजनपदों के राजाओं को विशाल किलाओं और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इसके लिए जो है पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता हुआ करती थी। अतः आप कह सकते हो कि राजा लोगों के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर नहीं रह करके अब नियमित रूप से कर वसूलने लगा था। यानी कि उनके जो उपहार थे उन पर निर्भर नहीं था, बल्कि नियमित रूप से वो कर वसूलने लग गया था। ठीक है ना। दूसरी बात कि फसलों पर लगाए गए जो कर थे वो महत्वपूर्ण हुआ करते थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही हुआ करते थे। और यहाँ पे प्राय जो है उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो यहाँ पे जो कथन है आपका पहला वाला गलत है, क्योंकि इसने 1/3वां भाग कहा है, बल्कि यहाँ पे 1/6वां जो भाग था या हिस्सा था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। ठीक है। और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो कि प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहाकार या सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा, केवल 2 राइट आंसर है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला दिया है इसने, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा है इसमें, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। तो बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए, जो आपके दोनों कथन हैं बिल्कुल ठीक हैं इसमें, क्योंकि हल्के फाल अब जो थे वो लोहे के बनने लगे थे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था, और इससे फसल की उपज जो थी वो भी बढ़ गई थी। तो लोगों ने धान के बीज छिड़ककर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली थी, और इससे पहले की तुलना में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते थे। ठीक है। और पैदावार जो थी वो ज़्यादा होने लगी थी, और इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था, कह सकते हो। इसमें कमर तोड़ परिश्रम यानी कि जब धानों का जो वो होता है रोपण होता है, तो उसमें जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी, और ये काम जो था वो अधिकतर दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर यानी कि जो कमकार हुआ करते थे वो किया करते थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा या रहे। ठीक है, तो पहला है इसमें राजगृह, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है श्रावस्ती। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, और तीसरा है केवल तीन, चौथा है एक, दो और तीन। तो देखिए बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी, और बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना बोलते हैं वर्तमान में, तो उसको राजधानी बनाया गया था। जबकि श्रावस्ती और कौशल जो थी वो महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। किसकी? महाजनपद की राजधानी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल तीन। ठीक है, केवल तीन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी, चंपा। तो आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा, वैशाली। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली यानी कि बिहार में जो है वो थी, और यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा करते थे। और मथुरा जो थी वो आपकी शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी जो थी वो वत्स महाजनपद की थी, और जो चंपा थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है ना, तो मैंने आपकी चारों भी क्लियर कर दी हैं। जो वैशाली थी वो वज्जी की राजधानी थी, जो मथुरा थी, मथुरा आपकी मैंने अभी बताया आपको कि शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? शूरसेन की। और जो कौशाम्बी थी, कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी थी, और चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है मौर्य, सेकंड है गुप्त, तीसरा है कुषाण, और फोर्थ है आपका सातवाहन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गुप्त। देखिए कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा था, और इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया था। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, गुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। तो अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो पहला है सुनीत, दूसरा है चेटक, तीसरा है वस्कार, और चौथा है जीवक। ठीक है, तो देखिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को जो है वज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा था। किसको भेजा था? वस्कार को। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है इसने केवल एक और दो, दूसरा है केवल एक, दो और तीन, चौथा है केवल चार और पाँच, और चौथा है दो, तीन, चार और पाँच। ठीक है, तो देखिए चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। चारों वेदों में ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, और ऋग्वेद के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते भी हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ध्यान रखना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अन्य जो कई ग्रंथ थे उनके ऋग्वेद के बाद रचना होने के कारण जो है उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और वे ग्रंथ, ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो ग्रंथ थे उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे, और पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। तो सभी मैंने बताया कि उत्तर वैदिक ग्रंथ, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ होगा, केवल 2, 3, 4 और 5। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और जो कई ग्रंथ थे जो कि ऋग्वेद के बाद रचे गए थे उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया था। यानी कि आपका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहली सूची में इसने वैदिक कालीन वर्ण विभाजन दिया है, दूसरे में दिया है वर्ण आधारित कार्य विभाजन। तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय इसने हमें वैदिक कालीन वर्ण विभाजन दिया है। और कार्य विभाजन जो है वो सेवा, यज्ञ, रक्षा और व्यापार दिया है। तो देखिए, वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में, कितने वर्गों में? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया था, जिसे वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक के अलग अलग के कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मणों का था, जो कि वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करते थे। जो ब्राह्मणों का था प्रथम वर्ग, और जो मतलब मैंने बताया कि जो वेदों का अध्ययन, अध्यापन करते थे और यज्ञ करते थे। तो पहला जो आपका मिलेगा तो ब्राह्मण का यज्ञ से मिल जाएगा, हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। और दूसरे थे क्षत्रिय, जो कि शासक वर्ग था। दूसरे थे क्षत्रिय, जो कि कौन था? शासक वर्ग था, और इनका कार्य युद्ध व लोगों की रक्षा करना था। इनका कार्य युद्ध और लोगों की रक्षा करना था। तो क्षत्रिय किससे मिल जाएगा? हमारा रक्षा से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे स्थान पर वैश्य आया करते थे, या वैश्य जिनको बोला करते हैं, जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी आया करते थे। तो वैश्य का किससे मिल जाएगा? हमारा व्यापार से, ठीक है। और शूद्र का स्थान अंतिम था, अन्य 3 वर्णों की सेवा इनका कार्य था। तो शूद्र का किससे मिल जाएगा? सेवा से। तो जब आपका कूट बनेगा फ्रेंड्स 2, 1, 4 और 3 आपका कूट बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 1, 4, 3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पहला इसने, 2, 1, 4, 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किस या किन स्थान या स्थानों पर स्थित हैं, ठीक है। तो पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेड़ा एटा। तो इसने नीचे कूट दिया है हमें केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 3, तीसरा है केवल 2 और 3, और चौथा है 1, 2 और 3 यानी कि सभी। तो ध्यान रखना, महायज्ञों को करने वाले राजा आगे जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे थे, ठीक है। महायज्ञों को करने वाले राजा जो थे वो आगे जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। और जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जन के बसने की जगह से लगाया जाता है, ये तो सभी लोग आप जानते होंगे। और ध्यान रखना कि पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख थे, ठीक है, जो खुदाई करवाई थी इन्होंने। और जनपदों के लोग जो थे वो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। और इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना गया है। और यहाँ से प्राप्त ये बर्तन कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के हुआ करते थे। तो चित्रित धूसर पात्रों पर की गई चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं, कह सकते हो ज्यामिति आकृतियों के रूप में पाई गई थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 3 यानी कि तीनों, ठीक है, ये पाई गई थी बस्तियाँ स्थित जो है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। दूसरा है, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण माने गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था, ठीक है ना। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण माने गए थे जिसके कारण उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की गई थी। और ये किलेबंदी आक्रमण में सुरक्षा करती थी और ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाया करती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर के पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान जो था वो आहत सिक्कों के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान, ठीक है ना। कुछ भुगतान यानी कि थोड़ा सा भुगतान, यानी कि कुछ जो वेतन था वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था, पूरा भुगतान नहीं दिया जाता था। तो दूसरा जो कथन है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, केवल 1, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो ध्यान रखेंगे, कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित था, ठीक है ना। और यहाँ से किले की दीवार के अवशेष भी मिले हैं और इसके एक भाग का निर्माण जो था लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया इसने, गंगा और सोन नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। दूसरा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। और तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, और चौथा है एक, दो और तीन। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे तीनों कथन दिए हैं बिल्कुल सही हैं, तीनों के तीनों, क्योंकि लगभग 200 सालों के भीतर मगध जो था वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन नदियाँ जो थी वो मगध से होकर के गुजरती थी। अतः आप कह सकते हो कि ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी उस समय। तो मगध का एक हिस्सा जो था वो जंगल से भरा हुआ था और यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त हुआ करती थी, ठीक है। और इन क्षेत्रों में लोहे अयस्क की खदानें भी पाई गई हैं जो कि मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, एक, दो और तीन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासन नहीं रहा था? ठीक है, बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो ध्यान रखेंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जो थे वो मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था। प्रसेनजीत जो था वो महाजनपद का, कौशल महाजनपद का राजा हुआ करता था। तो जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है। प्रसेनजीत मगध का शासक नहीं रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दूसरा है, सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कि दोनों जो कथन हैं आपके बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 2300 वर्ष पूर्व मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, जो सिकंदर था कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का, ठीक है। तो सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था और ये पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो जो आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक और दो दोनों बिल्कुल राइट आंसर है आपके, ठीक है। दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। दूसरा है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। तो ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे कि गण शब्द का प्रयोग जो था वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से लगाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि गण या संघ में एक से अधिक शासक हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था और ये सभी मिलकर के विभिन्न अनुष्ठानों को किया करते थे। अतः आप कह सकते हो कि पहला जो कथन है बिल्कुल गलत है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि स्त्रियाँ ये सभाओं में बैठ कर के बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसला लिया करते थे
और स्त्रियां जो थी वो और जो दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड होगा, केवल 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, कथन 2 केवल सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए दिया है इसने हमें, और कथन ए में कहा है इसने कि वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। और कारण आर दिया है इसने, वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो पहला दिया है इसने ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है इसमें कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। सॉरी, यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा आपका ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ए सही है आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल में प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। सामान्यतः कह सकते हो कि महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अतः कथन ए जो है और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और तीसरा है, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? इसने ऑप्शन दिया है हमें, यहाँ पे देखिए, केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, और तीसरा है केवल 1 और 3, और चौथा है 1, 2 और 3। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जो कथन आपके 1 और 2 हैं बिल्कुल सही हैं, ये वाले कथन आपके दोनों सही हैं। और तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आखेटकों और संग्राहकों को जंगलों से प्राप्त वस्तुएं जो थी वो राजा को कर के रूप में देनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2 कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है हमसे कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है इसने, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। दूसरा है, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो ध्यान रखेंगे कि उपर्युक्त जो कथन हैं आपके दोनों वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे, कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे, और इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छूत की आलोचना भी की। वहीं इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, और यहाँ तक कि पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत यहाँ पे सीमित था। तो कह सकते हो कि आपके 1 और 2 दोनों बिल्कुल ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन था 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसने, क्षत्रिय और वैश्य दोनों का ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा है, शूद्रों को अछूत माना गया था। और तीसरा है, सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, और केवल 2 और 3। तो ध्यान रखेंगे वैदिक काल में क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, तो पहला जो कथन है आपका यहाँ पर ठीक हो जाता है।
और अछूत की आवश्यक अवधारणा जो थी वो वैदिक काल के बाद में आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। अतः आप कह सकते हो कि कथन दूसरा जो है आपका गलत है। ठीक है। और वैदिक काल के अंत तक यानी कि उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का निर्धारण जो था वो जन्म के आधार पर ही होने लगा था। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो कि ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। ठीक है ना। तो आपका तीसरा वाला कथन सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड, 1 और 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ध्यान रखेंगे दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बौद्ध ग्रंथ। तो फ्रेंड्स आज के अध्याय 6 के राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ। और फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स चैनल पर जो भी नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारा यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए संपर्क पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर बाय टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे और आपका कंप्लीट एनसीईआरटी विद एमसीक्यूज कवर करवाया जाएगा और आपका जो भी सिलेबस है पूरा करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो आप उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो आपको दे रखा है डिटेल उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।